हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और 10वीं की साइंस की तैयारी तो बढ़िया से चल ही रहा होगा। लेकिन आज आपके लिए महा धमाका लेके आए हैं। मैराथन क्लास आज आप लोग के सामने लेके आए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा और आज से पूरे साइंस का टेंशन ख़त्म हो जाएगा अगर पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन जब हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड डालेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए लेकिन शुरू से अंत तक देखिएगा। टाइम तो लगेगा लेकिन अगर पूरा वीडियो शुरू से अंत तक पढ़ लेते हैं तो आज साइंस का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बकवास नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम है। अगर कोई पूछे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 1 मिनट, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है बाबू? तो 2 नियम है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिसे 2 नियम कौन कौन है? पहला नियम है बाबू, समझिए, पहला लिखी है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर है और दूसरा आपतन किरण और परिवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही 2 नियम है। किसका? प्रकाश के परिवर्तन का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बताइए? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता, माने समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? तो कैसा होता है बाबू? आभासी एवं सीधा होता है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज कैसा होता है? पारभाषक होता है। तो सी जो भाई मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। पारभाषक मतलब आर पार दिखाई देगा लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसा होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या है? तो 1/v + 1/u = 1/f है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। अगर यही क्या चीज़ का पूछता, ये तो दर्पण हो गया। अगर लेंस का पूछता तो खाली माइनस हो जाता, प्लस की जगह माइनस हो जाता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि f = r/2 सत्य है केवल। किसके लिए सत्य है बाबू? तो ए और बी दोनों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए है। तो अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू बताइए? तो वक्रता केंद्र पर। एक का आंसर सी हो जाएंगे। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, है ना। कहता है उत्तल दर्पण के प्रकाश में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः अब क्या अवर्धन होगा? कैसा होगा? अवर्धन होगा। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर कुछ है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। एक सही आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो किस दर्पण का? अवतल। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी कितना होगी? तो 20 सेंटीमीटर होगा। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। बहुत सर्दी हो गया है ना, क्या होगा? सी आंसर जो मारे उसका आंसर सही होगा। चलिए इसका सिद्ध कर देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या कितना दिला है? 40 सेंटीमीटर। तो ए बराबर r/2 जानता है, तो 40/2 तो बी दूनी 40, 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? बी। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा। जैसे 1 मिनट रुकिए, इसमें अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? हीरा का होता है। लेकिन इसका बात समझना है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.003 होते हैं, और बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होते हैं, और कांच का 1.5 होते हैं, और हीरा का 2.42 होते हैं। चलिए इतना याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे। हीरा का सबसे अधिक हो जाएगा अपवर्तनांक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अवसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं बाबू? तो उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं। तो जो अगर ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का अपवर्तनांक होता है? चलिए कौन निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? किस होता है? आवर्धन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे V/U। अगर जो भाई डी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा बाबू? तो यह गोलीय दर्पण उत्तल होगा। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं अवतल लेंस के प्रकाश में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन है। तो तब आवर्धन कैसा होता है बताइए आप लोग। तो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है उत्पन्न आवर्धन का? हमें क्या होता है? मात्रक हीन होते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है बताइए आप लोग। कितनी होती है बाबू? 2 होती है। तो जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? तो उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल। जैसे उभरे का मतलब ऐसे कलाई कर दिए अंदर, तो उभरे हुआ तो क्या होगा? तो कुछ होगा उत्तल होगा। तो जो भाई सी अगर मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। आंसर कैसे हो जाएगा? सी। 1 मिनट। अगर जो भाई सी मार रहे हैं कि सर सी होगा उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है
तब प्रतिबिंब बनता है। तो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू, बताइए आप लोग, कैसा बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन नहीं किया जा सकता? मिट्टी। अगर जो भाई डी मार रहा है वो सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो हीरा में प्रकाश की चाल अधिक होगा नहीं। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ एक मिनट रुकिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो निर्वात की अपेक्षा कैसा होती है बाबू, बताइए आप लोग जल्दी, कैसा होती है? कम होती है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 कहता है, अगला प्रश्न है बाबू कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है क्या होता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि क्या बताता है बाबू? कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनाता है बाबू? समतल दर्पण से। कैसा? समतल दर्पण से। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है बाबू कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो साइन आई बटा साइन आर होता है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होते हैं। तो क्या होते हैं? अधिक होती है। क्या होती है बाबू? अधिक होती है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। बस समझिए, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। जैसे हवा है, हवा में अधिक हो जाएगा। जैसे भीड़ है, आदमी के झुंड है, अब भीड़ में जाएगा तो भीड़ के साथ तो थोड़ा दौड़ा जाए तो ज़्यादा दौड़ेगा कि कम दौड़ेंगे। लेकिन अकेले खुला में थोड़ा छोड़ देते ज़्यादा दौड़ेगा, है ना? तो वही है। तो कहते हैं विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम दिखाती है, इसका कारण है। इसका कारण क्या है बाबू? इसका कारण अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाती है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है बाबू? अपवर्तन ही है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू, बताइए आप लोग, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि समान दृष्टि के वक्ष के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। उसका आंसर क्या हो जाएंगे? सॉरी, ये हो 25 सेंटीमीटर ना, रुकिए एक मिनट। 25 सेंटीमीटर होगा तो 25 सेंटीमीटर कौन में है? सी में ना है। तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बैटरी लो हो गया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि रेटिना पे किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो किसके द्वारा बनता है बाबू, बताइए। तो किसके द्वारा बनता है, जल्दी बताइए। तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अगर जो बात सी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है बाबू? परितारिका होता है। तो जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस, जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है क्या? दृष्टि पटल है। अगर जो भाई डी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि समान नेत्र की रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है बाबू बताइए? तो वास्तविक और उल्टा होता है। अगर जो बात सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला 44 क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहराई पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बाबू बताइए तो आप लोग? तो परितारिका कहलाता है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन कैसा होता है बताइए? कैसा होता है बाबू? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो किन रूप से फैल जाती है बताइए? तो परितारिका से। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/16 सेकंड तक। जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। आप 1/10 सेकंड सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। 1/16 सेकंड तक होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किसी लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है बाबू बताइए? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस द्वारा। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, तो कितना होती है? अनंत होती है। अगर जो भाई डी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। तो इसका आंसर ए होंगे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस से दोष का निवारण होता है। तो क्या होता है? जरा दूरदृष्टिता होता है। इसका आंसर क्या होंगे? सी होंगे। अगर जो बात सी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग का। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो वह कौन है बाबू? बैगनी। अगर जो भाई बैगनी सोच रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू? तो प्रिज्म का। अगर जो भाई डी सोच रहा है कि प्रिज्म, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है बाबू कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? किसके कारण बाबू? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर जो भाई बी सोच रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं इसका आंसर क्या था? बी है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है बाबू? प्रकाश का परिकिरणन के। अगर जो भाई डी सोच रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण
वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो किसका होता है बाबू? नीला का। अगर जो भाई बी सोच रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है कोचिंग में बाबू एंगस्ट्रम में। अगर जो भाई डी सोच रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? तो किसका है? लाल का। अगर जो भाई ये सोच रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगर जो भाई ये सोच रहा है उसका आंसर सही है, जनित्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अब मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो कैसे जोड़ा जाता है बाबू बताइए आप लोग, कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होते हैं? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होते हैं। अगर जो भाई डी सोच रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या होता है बाबू? नरम लोहा होता है। अगर जो भाई ए सोच रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है। तो आंसर कौन होगा? ए। अगर जो भाई ए सोच रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अमीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो अमीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? वो धारा को। तो जो आंसर ए सोच रहे हैं भाई उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है बाबू? गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। तो इसका आंसर सही क्या होंगे? ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 68 एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का है। अगर जो भाई बी सोच रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं बाबू? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर जो भाई बी सोच रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है बाबू कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण के तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आंसर डी हो जाएगा। अगर जो भाई डी सोच रहे हैं उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू बताइए? तो क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर जो भाई बी सोच रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? जूल होते हैं। अगर जो भाई बी सोच रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या है बाबू? कूलम है। अगर जो भाई ए सोच रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। अगर जो भाई बी सोच रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? किसका होता है बाबू बताइए आप लोग? किसका होता है? तो हाइड्रो को होता है। अगर जो भाई डी सोच रहे हैं कि सर डी होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है बताइए आप लोग? किस में नहीं? तो वोल्ट मीटर में नहीं होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? 1 मिनट देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम प्रति मीटर होता है। ओम प्रति मीटर होता है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होते हैं? तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है बाबू? चांदी। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही है और भी आई हुई है ना। चलिए कई बार पूछल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो क्या है बाबू? तो R बराबर V/1 है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कहता है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध कैसे होता है? बढ़ जाता है। तो आंसर ए होंगे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही है। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वोल्ट है। आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि 1 जूल का मान है, तो 1 जूल का मान कितना है बताइए आप लोग जल्दी। 1 जूल का मान कितना होगा बाबू? तो 0.42 कैलोरी होगा। अगर जो भाई एक मिनट 0.24 कैलोरी होगा। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट कुछ कहता है बाबू बताइए जल्दी। कुछ कहता है टंगस्टन का होता है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है 1 HP बराबर है, तो 1 HP बराबर 746 वाट है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि चुम्बक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? किसने किया था बाबू? तो फ्राइडे ने किया था। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस ऊर्जा में बाबू? विद्युत ऊर्जा में। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बाबू कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बाबू बताइए आप लोग। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है बाबू? 50 हर्ट्ज होते हैं। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। अगर जो भाई सी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सी सोच रहे हैं, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 51 क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह क्या है बाबू बताइए क्या है? तो 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है। मैंने जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। ए नहीं होगा ना। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए करेक्ट नहीं होगा, इसका आंसर सी करेक्ट होगा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगर जो भाई सी सोच रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। अगर जो भाई बी सोच रहे हैं उसका आंसर सही है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो किस प्रभाव पर कार्य करता है बाबू? उष्मीय पर। अगर जो भाई ए सोच रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? ये है व्यापारिक मात्रा क्या है? क्या है बाबू बताइए आप लोग क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिट होंगे। अगर जो भाई सी सोच रहा है उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है निम्न में से कौन उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर बायोमास हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी सोच रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि डीजल का उपयोग होता है? तो डीजल का उपयोग किस में होता है बाबू बताइए? भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, कि विद्युत उत्पन्न में, कि ए बी और सी तीनों में? तो तीनों में ना होगा बाबू, तो तीनों में। अगर आंसर जो डी सोच रहा है कि सर डी होगा, उसको आंसर सही हो जाएंगे, डी सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि
गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। अगर जो भाई बी सोच रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन नहीं है बाबू? तो पवन ऊर्जा होगा। जो भाई अगर बी पवन ऊर्जा नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा होना चाहिए। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। अगर जो भाई सी सोच रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही होगा। चलिए सी सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अगला प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है आप लोग बताइए। तो सिलिकॉन से। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर सिलिकॉन होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव CH4 होगा, मान मीथेन। तो अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। तो पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। अगर जो भाई बी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन हो जाएगा बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। अगर जो भाई ए सोच रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो कौन करता है बाबू? स्थिति ऊर्जा करता है। अगर जो भाई डी मार रहा है, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो क्या है वास्तविक स्रोत बाबू बताइए। तो सूर्य हो जाएंगे। अगर जो भाई सी सोच रहे हैं, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता धूप में रखे सौर सेल में कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? कितना होता है बाबू? तो 0.7 वाट होता है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अगर जो भाई सी मार रहे हैं, तो उसका आंसर सही हो जाएंगे। उसका आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। तो उसका आंसर क्या हो जाएंगे? सी। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है बाबू 107 प्रश्न आ गए फिजिक्स का है ना। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक दम दबा के करिए, है ना। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए कि मैराथन क्लास में उसको भी साइंस का टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक आ गई है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है बाबू बताइए। अवतल दर्पण होता है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है अगला प्रश्न बाबू कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो अनंत स्रोत किसे माना जाता है बाबू बताइए आप लोग। तो सूर्य को माना जाता है। अगर जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो क्या है बाबू बताइए, क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। अगर जो भाई सी सोच रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो CNG को। अगर जो भाई ए मार रहा है, CNG को गाड़ी चलाने में करते हैं, खाना बनाने में नहीं। तो आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए सोच रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है बताइए। कौन है बाबू? तो बायोगैस नहीं है। सी आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएंगे बताइए। तो कोयला हो जाएंगे। अगर जो भाई बी सोच रहे हैं, वो आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, सूर्य। अगर जो भाई सी
सूर्य सोच रहे हैं, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है बाबू कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है कुछ, नवीकरणीय का ऊर्जा का मतलब कुछ जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा जिसको खत्म होने के बाद फिर हम उसको प्राप्त कर नहीं सकते हैं, उसे अनवीकरणीय हो जाएगा, है ना। नवीकरणीय का मतलब जो पुनः खत्म होने के बाद फिर उसको दोबारा हम यूज में ला सकते हैं, तो नवीकरणीय हो जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए या बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 1 मिनट। सूखा सेल। चलिए तो फिजिक्स की क्वेश्चन 115 गो थे, है ना। तो फिजिक्स के अगर 115 हो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं मैराथन क्लास में, तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा 2024 में। जो साइंस वाला एग्जाम, जो साइंस में का एग्जाम होने वाला है 10वां का, उसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। एक बार मैराथन क्लास इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, आपसे निवेदन है ना। चलिए तो इसका आंसर भी है, आप मिला लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, कहाँ कहूँ मिस्टेक है कि नहीं, है ना। चलिए ये भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अपना मिला लीजिएगा आंसर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे बाबू? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में देखते हैं, इसमें भी 100+ क्वेश्चन लेके आए हैं, और इसमें भी अगर इतना मैराथन क्लास में देख लेते हैं तो आपको साइंस में नहीं छूटने वाला, है ना। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी मैराथन क्लास से हेल्प हो सके। चलिए तो देरी नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बायो की। पहला प्रश्न है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। तो परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कसकुटा। कैंसी हो जाएगा? कसकुटा, जिसको लमलता या लमलता कहते हैं ना, जो बड़े बड़े जो खेत में हो जाते हैं ना, लमलता कहते हैं, उसको कसकुटा बोला जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कसकुटा। चलिए कहता है निम्न में कौन परजीवी पादप का उदाहरण है? तो कसकुटा। चलिए डी हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो कैसे बना हो रहता है बाबू? तो प्रकाश संश्लेषण से। अगर जो बी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। तो आंसर सी हो जाएंगे। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न में कहता ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु? पहले सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र जानना होगा। C6H12O6 होते हैं। तो अब इसमें बताइए कि इसमें कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु लग रहा है? 6 ना बाबू। तो आंसर 6 हो जाएंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्दी बहुत कष्ट हो गया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है, सी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी जरूरत है। तो आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहे हैं कि सर इसका आंसर डी होगा, वो सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो CO2 के माध्यम से कि जल से कि CO2 से कि ग्लूकोज में कि, है ना। तो बताइए इसका आंसर कोई होगा? जल से। क्या होगा? जल से। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, Mg, है ना। तो आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो हरा है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर हरा होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है बाबू? तो मृत जीवी है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
कहता है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र से होता है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कुटपात द्वारा। अगर जो भाई सी मार रहे हैं कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। उसका आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो आंसर ए हो जाएंगे। अगर 7 पर होगा तो उदासीन, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएंगे। तो कहता है अम्ल का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है, तो ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मान रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो सूर्य। अगर जो भाई सी मार रहे हैं, फिजिक्स में भी बताएं, जो सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। अब क्या बताएं, बताइए। C6H12O6। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है, सी होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है बाबू, बताइए। तो अंतःग्रहण होता है। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, बिस्मा है ना, अभी तक नहीं लाइक किए हो तो दबा के लाइक करिए और दोस्तों के पास भी शेयर करिए कि उसको भी मैराथन क्लास से हेल्प हो सके। चलिए हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है बाबू, बताइए। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगर जो भाई डी मार रहे हैं कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। इनमें से सभी, तीन में से सभी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत होते हैं, तो इनामेल होते हैं। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होंगे, बताइए आप लोग जल्दी, क्या होंगे बाबू। तो छोटी आंत होंगे। तो ये जो है अगर बी मार रहे हैं उसका आंसर सही है कि सर बी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है बाबू, बताइए। तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से स्वपोषी कौन है, तो निम्न में से स्वपोषी कौन है, हरे पौधे। अगर जो बच्चा ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो क्या है, बताइए क्या, अपेंडिक्स। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो कौन करता है बाबू, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, प्रोटीन का पाचन, सी हो जाएंगे। अगर जब सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। कहता कि अगला, बड़ सर्दी हो गया जी। चलिए अगला प्रश्न है 30वां। कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कौन सा भाग का पाचन होता है बाबू, कार्बोहाइड्रेट का। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पौधे में सुवासन होता है, तो पौधों में सुवासन किसके माध्यम से होता है, बताइए। तो किसके माध्यम से होता है, कहता है जड़ से कि पत्तियों से कि तना से, इनमें से सभी, तीन में से सभी हो जाएंगे। जो बच्चा डी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है बाबू, तो गोलाकार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गोलाकारे हो जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है
कहता है कि इथाइल, कहता है बाबू इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई कि मछली का श्वसन नांग है, मतलब कौन अंग से सांस लेते हैं? कौन? मछली। तो गिल्स से। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है बाबू बताइए? रंध्र से। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10। कितने पाए जाते हैं? 10। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है बाबू? अंकुरित बीज है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पादक है। तो श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या हो जाएंगे बाबू? CO2 और H2O और ऊर्जा हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है बाबू कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ATP को। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर सही होगा ATP। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निःश्वसन द्वारा निकली वायु में क्या रहती है बाबू बताइए? तो क्या रहती है? तो CO2 रहती है। तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो कौन सा संवहन ऊतक हो जाएगा बाबू बताइए? तो क्या हो जाएंगे कि एपिडर्मिस हो जाएंगे, कि फ्लोएम हो जाएंगे, कि जाइलम हो जाएंगे, कि बी एवं सी दोनों हो जाएंगे? तो बी एवं सी दोनों हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहे हैं कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगर जो भाई ए मार रहे हैं, सॉरी ए करें, जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही हो जाएंगे बी, 4 कोष्ठक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 कोष्ठक कौन कौन है देख लीजिए। दायां लिंद, दायां नीले, बायां लिंद, बायां नीले, है ना। दायां लिंद, दायां नीले, बायां लिंद, बायां नीले होते हैं। 4 कोष्ठक होते हैं। और मछली में 2 कोष्ठक होते हैं। कोई पूछे कि मछली में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली में 2 कोष्ठक होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला बाबू है कि चालनी नालिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नालिकाएं पाई जाती है किसमें? फ्लोएम में। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है RBC की जीवन अवधि होती है। तो RBC की जीवन अवधि 120 दिन होती है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है बताइए आप लोग? तो किससे घिरा हुआ होता है? तो इसका आंसर सही बताइए। सही आंसर क्या हो जाएंगे? ए। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए पेरिकार्डियम है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है बाबू बताइए? तो 12 से 120 दिन होती है। अगर जो भाई ये मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी होगा है ना, किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है बताइए आप लोग?
किस जीव में हीमोग्लोबिन मक्खी में नहीं होती, मक्खी को मारा तो कभी उससे रक्त निकला है नहीं, तो इससे कौन हो जाएंगे बी। अगर जो भाई बी सोच रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू, तो एमोनिया होता है। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो तेलचट्टा में। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है बाबू, तो इसका मुख्य कारण होता है हाइपोटेंशन। कोई चीज़ ज़्यादा सोचने लगेगा तो इसके कारण से वो होता है ना। चलिए इसके कारण से ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, जाते इसीलिए ज़्यादा चीज़ कोई चीज़ नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो चूहा का। अगर जो है बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है, तो कौन सा एंटीबॉडी होता है बताइए आप लोग, तो एंटीबॉडी बी होता है। अगर जो है बी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो किस भाग में होता है बाबू, पता में। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो नीले द्वारा। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही होगा, सर बी होंगे, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पंप करने का काम नीले ही करते हैं। कहता है समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है, तो समान अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है, 80 mm होता है। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर ए होंगे। आप परकुचन कहे तो कितना होगा, 120 होंगे। चलिए आगे तो अनुशीतलन पूछ रहा है तो 180 हो जाएंगे। परकुचन ऊपरी वाला होता है, अशीतलन नीचे वाला होते हैं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो कौन सा मदद करता है बाबू बताइए। तो इसका आंसर प्लेटलेट्स हो जाएंगे। अगर सी जो बच्चा मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए बताइए, किसके लिए हो जाएगा बाबू, जल का वहन के लिए, माने वाहन के लिए, है ना, वहन। तो आंसर ए हो जाएंगे। जो बच्चा ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो कौन करता है बाबू बताइए, तो कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है बाबू, उत्सर्जन का। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है, तो कौन हो जाएंगे, कुछ वृक्क ना बाबू, तो कौन हो जाएंगे, वृक्क। कहता है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है, तो वृक्क होगा, ये हो जाएंगे, है ना। जो भाई ये मार रहे हैं ये आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है बाबू बताइए, तो उत्सर्जन से। अगर जो भाई डी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो कैसे करता है बाबू, तो विसरण द्वारा। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही होगा, बी, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होते हैं। कभी कभी 1.5 kg भी दे देंगे तो वो भी सही है। अगर 1.4 kg 1.5 kg रहेगा तो करेक्ट 1.5 kg मारना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं देगा, जब भी देगा तो ये रहेगा तू गायब, वो रहेगा तो ये गायब रहेगा, है ना। 1.4 kg रहेगा तो 1.5 kg गायब, 1.5 kg रहेगा तो 1.4 kg गायब रहेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मानव मस्तिष्क का औसत भार होते हैं, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg, तो आपको बताएं तो आंसर अभी ऑप्शन का आंसर सी हो जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है बाबू? तंत्रिका कोशिका हो जाएंगे। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। कहता है कि मेरु रज्जु निकलता है, तो मेरु रज्जु किससे निकलता है? किससे निकलता है? तो मेडुला से। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है बाबू? हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया होते हैं, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है ना। ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया का मतलब जो इच्छा के अनुसार जो काम हो, ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो इच्छा के अनुसार ना हो, जैसे हृदय हम कभी तो धड़केगा नहीं, तो अनैच्छिक क्रिया हो जाएंगे। तो जो हमारे अनुसार काम ना हो वो अनैच्छिक क्रिया, जो हमारे अनुसार काम हो वो ऐच्छिक क्रिया। कोई दिक्कत? चलिए तो एक आंसर डी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन आ गए। चलिए कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए बाबू? तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होंगे, उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अभी तक अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दबा के लाइक करिए यार। आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, है ना। और वीडियो अगर पढ़ रहे हैं तो शुरू से अंत तक पढ़िए। इतना पढ़ने के बाद आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाइए डायरेक्ट एग्जाम में अगर इतना पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है बताइए? तो कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? दिमाग नहीं है, लेकिन नाक कान आँख सब है, त्वचा सब है, संवेदीग्राही है, लेकिन दिमाग नहीं है। चलिए तो आंसर डी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है? सेरिबेलम रखता है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रुधिर चाप की नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप नियंत्रित एंडिनल द्वारा होता है। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो कौन करता है बाबू? इंसुलिन करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है किसके? आयोडीन की कमी से। अगर जो भाई बी मार रहे हैं कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बायोलॉजी में तो टोटल 130 प्रश्न लेके आए हैं, तो भागना नहीं है, एकदम शुरू से अंत तक मन लगा के 1 घंटा बैठ जाइए और पूरा मैराथन क्लास को देख लीजिए, है ना। इसके बाद साइंस में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, मेरा वादा है ना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, लीवर को यकृत कहते हैं, तो ए हो जाएंगे आंसर। जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि कौन अंतःस्रावी और वास्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है बाबू बताइए? कौन नहीं करता? अग्नाशय नहीं करता है, तो आंसर ए हो जाएगा। जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा बाबू बताइए? तो वृद्धि हार्मोन हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन कौन हो जाएगा बाबू? तो एडिनाइलिन हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं वो आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? कौन नहीं नियंत्रित करता है बाबू बताइए आप लोग जल्दी? तो इसका आंसर गैस्टीन हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। तो जो भाई सी मारा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। इतना शब्द कस के हो गया ना, तो भैया आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए मेहनत करिए कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसलिए जब मेहनत आप लोग भी करिएगा तो आप लोग भी मेहनत करते हैं, सोचिए कि वीडियो बनाने में कितना भार पड़ते होंगे, और इतना संग्रह करके आप लोग तक पहुँचाते हैं। कम से कम लाइक सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब जानिए कि श्याम सर इतना मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम भी श्याम सर लिए कुछ मेहनत कर दे, दक्षिणा के रूप में कुछ दे दें, है ना। गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वही तो गुरु दक्षिणा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित किससे होता है बाबू? अंतःस्रावित ग्रंथि से। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन के कमी से क्या होता है बाबू बताइए? तो इंसुलिन के कमी से
मधुमेह होता है। अगर जो बात सी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक प्रकार का नर लिंग हार्मोन है। जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो वृद्धि करता है तो क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीजन की जिबरेलिन की और भी दोनों की, तो ये अभी दोनों ही हो जाएगा ना, सी आंसर सही हो जाएंगे, है ना, ए और बी दोनों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियों मुरझा जाती है? किस हार्मोन के प्रभाव से मुरझा जाती है बाबू? तो एब्सिसिक एसिड के माध्यम से, है ना। तो डी, अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है बाबू बताइए? तो ऑक्सीटोसिन नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। जो भाई डी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। तो जो भाई अगर ये मार रहे हैं आंसर कि एक हार्मोन है, उसका आंसर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीन होगा। ऑक्सीजन लिख दिए ना, ऑक्सीन उसको पढ़ना है। इसको ऑक्सीन कर दीजिए, ऑक्सीन, ऑक्सीन जा के काट दीजिए ना, तो ऑक्सीन हो जाएंगे। ऑक्सीन हार्मोन है, तो ऑक्सीन हार्मोन एक प्रकार क्या है? एक हार्मोन है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन उसको कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, एक मिनट, अब कहता है बाबू आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि फलों के पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है? तो किसे नियंत्रित किया जाता है बाबू बताइए? तो एथिलीन का। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होंगे, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन नहीं है। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि फूल में नर प्रजनन अंग है? तो पुंकेसर। अगर जो भाई ए मार रहा है कि पुंकेसर होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो किसमें द्विखंडन नहीं होता है बाबू? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं बताइए आप लोग? तो पराग कोश के अंदर। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है, उसका आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा, ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है बाबू कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का परागकण होता है, क्या होता है बाबू? तो केमोस्ट्रोपीज होता है। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे, बी सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? तो पुष्प में परागकण परागकोश में पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? तो पुंकेसर में बनते हैं। तो अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही होगा, पुंकेसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अगला पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या मुकुलन है? अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना कसके सर्दी हो गया ना जी कि बोलूँ में नहीं मर रहा है। कहता है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। तो अगर जो भाई ए मार दिया है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू बताइए? तो दल पुंज कहते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है बाबू बताइए? अंडाणु निषेचित की क्रिया कहाँ होते हैं? फ्लोपियन नलिका से होती है। फ्लोपियन नलिका में होते हैं, तो सी हो जाएंगे। अगर जो बात सी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि शुक्राणु
बनता है तो शुक्राणु कहाँ बनता है बाबू, तो वृषण में। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है बाबू, तो विखंडन द्वारा। तो अगर जो भाई बी मार रहा है तो उसका आंसर सही होंगे विखंडन द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, थायरोक्सिन है। तो जो अगर बच्चा सी मारा है, सर सी होगा, सी नहीं होना चाहिए ना, 1 मिनट देख लेते हैं। कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, डी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए डी सही आंसर है ना, कन्फर्म। ठीक आ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, नाक जाम है तो वही आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए मेरा कर्तव्य है, आप लोग के क्या कर्तव्य पढ़ते हैं, कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार कहने ना पड़े। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आंसर डी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है बाबू, एक नर हार्मोन है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बायोलॉजी का 130 प्रश्न लेके आए हैं ना, तो सोचिए कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैराथन क्लास आप लोग के चला दिए हैं कि एक ही वीडियो में पूरा साइंस समाप्त। कहता है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन मादा, शुक्राणु मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है बाबू, तो मसा है जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो सी आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो साफ जल में रहता है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है बाबू, प्रोटोजोआ। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है, तो कौन आता है बाबू बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। सिफिलिस है ना, AIDS एड्स है ना, गोनोरिया, इनमें से सभी, तीन में से सभी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। जो भाई डी मारा है उसका आंसर सही हो जाएंगे, डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। कितना होती है, 23 होती है नर युग्मकों में। कहता है नर युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, नहीं 23 नहीं 22 होंगे, है ना। क्या होंगे, 22 हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा, ए मार रहा है आंसर, तो उसका आंसर सही हो जाएंगे ए 22। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितना होती है, 22 होती है। कितना होती है, 22 होती है। तो इसका आंसर क्या इतना हो जाएगा, चलिए 112 ना है बाबू, तो 112 के क्या हो जाएगा, 22 हो जाएंगे। 1 मिनट देख लेते हैं। नर युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 होंगे कि 23 होंगे, इसका जवाब आप लोग दीजिए तो जल्दी। नर युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अच्छा, नर युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 22, गुणसूत्र की संख्या 22 होते हैं। और ऐसे पूछे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होते हैं, तो 46 होते हैं। और जोड़ा में पूछे तो 23 होते हैं। अभी इसका जवाब दीजिए कि नर युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होते हैं, आप लोग बताइए जल्दी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऐसे इसका आंसर बी होना चाहिए कि ए होना चाहिए। यही दो में आंसर आप लोग बताइए, कोई ना कोई बी होगा कि ए होगा, यही दो में आप लोग के जवाब देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो किसके आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है बाबू बताइए आपको। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अगर जो मैं बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पौधों और जो पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन
अध्ययन क्या क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बाबू बताइए? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो छोटा डी। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। छींक आ रहा है लेकिन छींक में रुक जा रहा है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? किस पौधे को चुना था बाबू? मटर। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो चलिए मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? किसने चुना था? मेंडल ने। किसने चुना था बाबू? मेंडल ने। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो किस तरह के अंग है बाबू? समजात अंग है। तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा बाल की प्रकृति। तो आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी सोच रहे हैं उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपांजी से। किसे बाबू? चिंपांजी से। अगर जो भाई बी मार रहा है उसको आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो किसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे बताइए? तो जंगली जानवर को। तो आंसर सी हो जाएंगे। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है बाबू बताइए? तो कौन होगा? सूखे घास पत्ते। तो आंसर ए हो जाएंगे। कि जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नांकित में कौन क्या है? अनवीकरणीय पदार्थ है। तो अनवीकरणीय पदार्थ कौन सा होगा? DDT। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। किससे बाबू? वन संरक्षण से। अगर जो भाई ए मारे वो घड़ी क्या करते थे? महिलाओं लोग वन में जाके मैंने पेड़ पौधों में चिपक जाते थे कि नहीं काटने देते थे, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आंसर वन संरक्षण ये हो जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण क्या हो जाएगा? कुआं। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है यूरो द्वितीय का संबंध है। तो यूरो द्वितीय का संबंध किससे है बाबू बताइए? तो जल प्रदूषण से। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही है। तो 130 प्रश्न बायो के लेके आए हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और लाइक दबा के करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि सर आपके लिए मैराथन क्लास लेके आए हैं और एक ही वीडियो में आप लोग को पूरा साइंस समाप्त कर दिए हैं। चलिए और करीब करीब अब केमिस्ट्री में हम लोग पहुँच गए हैं और साइंस का अंतिम चैप्टर है ना, अंतिम है ना। फिजिक्स हम लोग फिजिक्स पढ़ ही लिए, बायोलॉजी पढ़ ही लिए, तब क्या बच गया? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद वीडियो हो जाएंगे समाप्त। तो ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट 20 मिनट और लगेंगे और बस समाप्त हो जाएंगे। चलिए इतने सर्दी हो गया कि मत कहिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू कि जब किसी अभिक्रिया से समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बाबू?
उपचयन कहलाता है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होंगे, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि CaCO3 है ना, तो ये क्या होगा, क्या होगा, अभिकारक होंगे, और एक अभिकारक मिलकर दो उत्पादक को निर्माण करते हैं, CaO और प्लस CO2। उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? अपघटन है। किसी अपघटन है, जो भाई सी मार रहा है कि एक अभिकारक मिलकर दो उत्पादक का निर्माण करता है, उसको अपघटक कहते हैं। इतना याद रखेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात है, तो कितना हो जाएंगे? 1:3 हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहे हैं, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि शाक सब्जियों का अपघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, बताइए। तो उष्मा छेपी होगा, उष्मा छेपी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहे हैं, उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होंगे? तो CaCO3, इसका आंसर सी हो जाएंगे। अगर जो बात सी बता रहे हैं, उसका आंसर करेक्ट है। निम्न में कौन अवकारक है? तो निम्न में कौन अभिकारक है? तो H2S है। अगर जो बात सी मार रहे हैं, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का प्रयोग कहलाता है, तो ऑक्सीजन का प्रयोग क्या कहलाता है बाबू, बताइए। तो इस ऑक्सीजन का प्रयोग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है बाबू, बताइए। तो H2 क्या हो जाएंगे? O2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? O2। तो जो अगर बच्चा डी मार रहा है, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में कौन ऑक्सीजन नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीजन नहीं है बाबू, बताइए आप लोग। कौन ऑक्सीजन नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीजन नहीं है, तो आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो डी मार रहे हैं, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है समीकरण 2H2 + O2, तो ये क्या होंगे? जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पादक का निर्माण करता है, तो यह क्या है? तो इसको क्या कहते हैं, बताइए। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पादक का निर्माण करते, उसको क्या पढ़ते हैं? उसको क्या पढ़ते हैं बाबू? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। अगर जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर जो भाई डी मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार जो है, यह लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो आंसर बी हो जाएंगे। और नीले लिटमस को लाल कौन कर देगा? अम्ल कर देंगे। कोई दिक्कत? कहता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। और नीले लिटमस को लाल कौन कर देगा? अम्ल। नीले लिटमस को लाल अम्ल कर देंगे, और लाल लिटमस को नीला क्षार कर देंगे। कोई दिक्कत है? आंसर कौन हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl भस्म नहीं है। तो आंसर सी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? तो इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है बाबू? तो बताइए। तो चीनी उदासीन पदार्थ है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो किस प्रकार के ऑक्साइड कहा जाता है बाबू, बताइए। तो क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहे हैं, उसका आंसर सही है। कहता है कि धोने का सोडा का
आणविक सूत्र है। तो धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या हो जाएंगे, Na2CO3 डॉट 10H2O होते हैं, तो आंसर सी हो जाएंगे। अगर जो भाई सी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो यह कौन सा अम्ल है बाबू, मेथनोइक अम्ल है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये चींटी के डंक में कौन सा मिथनोइक अम्ल पाया जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगर जो भाई सी मारा है उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला कहता है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है, तो इसका जलीय विलयन का pH क्या हो जाएगा बाबू बताइए, तो 7 से अधिक हो जाएंगे, 7 से अधिक हो जाएंगे, बी सही हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा उसका आंसर सही हो जाएगा, 7 से अधिक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या हो जाएंगे 21वां। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 21वां प्रश्न। कहता शुद्ध जल का pH होता है, तो शुद्ध जल का pH 7 होता है। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, तो किसके बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सोडियम कार्बोहाइड्रेट के जलीय घोल मेथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, बाबू, पीला हो जाता है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राप्त होता है, कैसा होता है बाबू, क्षारीय होता है, तो आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है, तो अम्लीय वर्षा के लिए pH मान 5.6 से कम है, तो आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे 1 मिनट 23 24 ठीक था, 24 हो गया ना, 25। कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है बाबू आप लोग बताइए। कहता है कि किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। 25 क्वेश्चन 2 को थका देख लेते हैं। 22 23 24 25 है ना। चलिए तो 5.6 से कम होती है। आगे हम लोग देखते हैं 26। कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है बाबू बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे SO2 के कारण, कि CO2 के कारण, कि CO कि Cl2, किसके कारण हो जाती है बाबू, जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग। किसके कारण हो जाती है, तो CO2 के कारण हो जाती है। किसके कारण होती है बाबू, CO2 होगा कि SO2 होगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएंगे SO2 हो जाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर 1 मिनट रुकिए, अगर जब आप बी मार रहे हैं कि सर बी होगा उसका आंसर करेक्ट होगा, बी हो जाएंगे SO2। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है 27वां। कहता है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंगजक होता है जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है बताइए। तो इसका कैसे निकाला जाता है बाबू, तो इसका लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकेन के पौधे से, तो आंसर बी हो जाएगा। अगर जब आप बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अगला है बाबू 28वां ना। कहता है नींबू के रस का pH मान लगभग है, तो नींबू के रस का pH का मान लगभग कितना है, 2.4 होता है। अगर जो बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे 2.4। याद कर 2-4 गो नींबू है ना, 2.4 है ना, तो 2.4 हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, इमली में। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कहता है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है खोजेगा NaHCO3 और टाटेरिक अम्ल की, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है वो CuSO4.5H2O होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग करते हैं, खाली है जा ढकर रहे हैं ना। कह रहा टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट कैसा होता है वो क्षारीय होता है, तो आंसर क्या जो बी हो जाएगा। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 33वां, कहता है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबू, लवण बनाते हैं। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो निम्नलिखित में कौन सही है बाबू, तो Na2CO3.10H2O होता है, तो आंसर बी सही है। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपधातु है, तो निम्न में से कौन उपधातु है वो, कौन उपधातु है जी है ना, तो अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना है वो 26। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे 26। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन कहता है बाबू कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो किसको काटा जा सकता है बाबू बताइए, तो सोडियम को, सोडियम है ना, तो आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है तो बी आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सी धातु चमकीला है, तो इनमें से कौन सी धातु चमकीला है बाबू बताइए, तो इसमें आयोडीन चमकीला है। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो किसे चाकू से काटा जा सकता है बाबू, तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए आंसर ये हो जाएंगे। अगला हम लोग बढ़ते हैं। कहता सिलिका क्या है, तो सिलिका क्या है बाबू बताइए, तो सिलिका क्या है, उपधातु है, तो आंसर सी हो जाएंगे उपधातु। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक ठीक आ गया बाप रे बहुत कस के छींक ज़्यादा आने के कारण है कि सर्दी हो जाएगा है ना, सर्दी हो ही गया है। चलिए कोई बात नहीं, तो भैया आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, इतना सर्दी हो तो भर में भी नाक दम जाम है। कहता है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनाता है या बनता है या बनाता है ना। चलिए क्या बनाता है बाबू, तो इसको बताइए। इसका आंसर H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन है ना, तो आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू सी। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला बाबू सोना का परमाणु संख्या है, तो सोना का परमाणु संख्या 79 है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा उसका आंसर सही होगा 79। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है बाबू, तो मरकरी। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मरकरी हो जाएंगे, जिसके आंसर क्या हो जाएंगे डी। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या मुक्त होता है तो एनोड। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर एनोड हो जाएंगे उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं बताइए, धनात्मक आयन बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं धातु। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे सी धातु। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं या आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं बाबू बताइए आप लोग, क्या कहे जाते हैं बाबू, तो धातु कहे जाते हैं। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नांकित में से कौन उपधातु है, तो निम्नांकित में से कौन उपधातु हो जाएगा बाबू, तो SB उपधातु। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि धातु के ऑक्साइड जल में
घुल कर बनाता है। तो क्या घुल के बनाता है बाबू बताइए। तो इसका क्या घुल के बनाता है, अम्ल बनाता है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे अम्ल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा बाबू, तो बताइए किस धातु का गलनांक सबसे, सोडियम Na है ना, तो आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो किस धातु का अयस्क है बाबू, एल्युमिनियम का। तो आंसर क्या हो जाएंगे सी। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो Na। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है। तो निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है बाबू बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा Hg, क्या हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है ना, तो सी कॉपर हो जाएंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है आगे कि कायोलाइट अयस्क है। तो कायोलाइट अयस्क कोची का है बाबू बताइए, एल्युमिनियम का। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 55 है ना। कहता है पीतल है, तो पीतल मिश्र धातु है। अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो 22 कैरेट का होता है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही होगा। और शुद्ध सोना कितना कैरेट, तो 24 कैरेट का होता है। चलिए तो शुद्ध सोना पता तो 24 कैरेट मारते। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है आगे कि लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। तो किसका चढ़ाना लाभकारी होगा, क्रोमियम लेप का। किसका बताइए आप लोग, तो क्रोमियम देख ले बताइए आप लोग। तो आंसर जल्दी इसका क्या होंगे, तो इसका हो जाएंगे यस दलेपन, आंसर डी। अगर जो बच्चा डी मार रहा है उसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू, तो कासा कहते हैं। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही होगा कासा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएगा सोल्डर। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है बाबू, तो कार्बन एक प्रकार की अधातु है। तो आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है उसके आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितने होते हैं। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अगला है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के लिए क्या है। तो क्या है बाबू बताइए, तो अपरूप हो जाएंगे। अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है कि निम्न में कौन, एक मिनट बैटरी 10% हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो कौन सहसंयोजी यौगिक है बताइए। तो इसका आंसर CaCl2 हो जाएगा। अगर जो भाई नहीं, एक मिनट, निम्न में कौन सहसंयोजक यौगिक है। तो कौन सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अगर जो भाई ए मार रहा है तो उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है, अगर मैं गोड़ दुखा रहा है तो चलिए, तो आपको लिए इतना तात्पर्य है तो आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, बार बार कहने ना पड़े, है ना। आप लोग चुट्टा अथी नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब चुटपनाई करता है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू बताइए। तो क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। अगर जो बच्चा सी मार रहा है कि सर सी होगा उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। कितने अबंध पाए जाते हैं बाबू, 2 अबंध पाए जाते हैं। अगर जो बी मार रहा है सर बी होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 66, कहता है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक
बंधन होते हैं, कितने होते हैं बाबू? तो 3 होते हैं। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब तेजी से कराते हैं। तो जो है ना हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन है? तो किस प्रकार का बंधन है बाबू? तो इसका क्या हो जाएगा? एकल बंधन हो जाएंगे। अगर जो भाई ए मार रहा होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो कौन हो जाएगा बाबू बताइए? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएंगे? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जो भाई बी बता रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया था बाबू बताइए? तो किसने किया था? बोहलर ने किया था, है ना? तो आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो कर देता है तो क्यों जी कर देता है बताइए? इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे बाबू? एथाइन करता है ना। तो डी, अगर जो भाई डी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एथिल एल्कोहल का IUPAC क्या है? IUPAC का नाम है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू एथेनॉल। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा इसका, तो उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू? एल्डिहाइड कहते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है उसको आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? क्यों बताए थे? बताइए कितने परमाणु? 6 होते हैं। तो अगर जो भाई बी बता रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बताइए। अगला प्रश्न है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर जो बच्चा सी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे सी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो निम्न में से कौन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH2H4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर जो बात सी मारता है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा बाबू? तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे H2O। अगर आंसर ए बता रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे H2O। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। H2O है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। अगर जो भाई सी बता रहा है कि सी होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर जो बस एक मिनट देख लेते हैं। एक मिनट। हाइड्रोकार्बन कौन है? तो इसमें क्या बताएं? हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा बाबू? H2O। ठीक है, इसका आंसर ये बताए ना ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आंसर सी बताया है ना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 79 कहता है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन कितने हैं? 2 है। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं। क्या कहलाता है बाबू? एल्काइन कहलाते हैं ना। तो आंसर बी हो जाएगा। अगर जो बी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होगा? मीथेन। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो कौन सा है बाबू बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी। अगर जो सिंगल वन COOH, अगर जो सी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? कौन सा है बाबू? तो एथेनॉल है। अगर जो बात डी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है बाबू? इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सी। अगर जो बात सी मार रहा है उसका आंसर सही है। उसका आंसर क्या है? सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है ना। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, क्या है बाबू? तो सिंगल में OH है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बनना या बनाना है या बना है। तो इसका आंसर क्या होगा? एथेन। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईथेन के रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो क्या क्या किया जाता है? एथेनॉल। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या है बाबू? तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर जो भाई ए बता रहा है उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह का तत्व कौन हो जाएगा? H, हीलियम। बी हो जाएंगे। जो बी बता रहा है उसका आंसर सही होगा हीलियम, H। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में इस सभी तथा क्या है? तो 2, 2, 4, 5, 6, 7 की सब क्या है? उप धातु है। क्या है बाबू? उप धातु है। तो आंसर डी हो जाएगी। यही 7 उप धातु है, याद कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाबू? तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार कितना होता है? कुछ होता है बाबू? घट जाता है। तो अगर आंसर बी हो जाएंगे। जो भाई बी सोच रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो समूह की संख्या कितना है? 18। अगर जो भाई 18 मारे हैं, डी मारे उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व कौन है बाबू? हीलियम। अगर जो बी मार रहे हैं हीलियम उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बाबू? 7 होती है। तो अगर जो भाई सी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे 7। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो किसके आवर्त फलन होते हैं बाबू? परमाणु संख्याओं के। तो आंसर बी हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मार रहे हैं उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी की कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बाबू? आवर्त कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्षैतिज अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन हो जाएगा बाबू? बताइए। इसका आंसर एफ ही हो जाएंगे, लोहा। आंसर सी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100। कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। अगर जो भाई ए मार रहा है किसी ए आंसर होगा उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं बाबू? बताइए। तो क्षार धातु होते हैं। तो एक आंसर सी हो जाएंगे। जो भाई सी मारा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम हो जाएंगे। तो आंसर बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू पोटेशियम की परमाणु संख्या होते हैं। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 18 होते हैं, है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। कुछ हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। 18 बी ना, ये 2 हो गए, इसको बी कर लो, है ना। इसको बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कहता है गंधक का परमाणु संख्या है, तो गंधक का परमाणु संख्या कितना होते हैं? तो गंधक का परमाणु संख्या कुछ होते हैं, तो गंधक का परमाणु संख्या होते हैं, गंधक का परमाणु संख्या 16 होते हैं। क्या होते हैं? गंधक का परमाणु संख्या 16 होते हैं, है ना, 16 होते हैं गंधक, ये 16 16 सी इसको कर दो, सी वाला, जैसे इसको बी कर देना है, इसको सी कर देना है, इसको डी कर देना है ना, तो सी वाला हो जाएंगे 16। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है HENE तथा AR गैस है, तो HENER कौन सा गैस है बताइए आप लोग जल्दी, कौन सा गैस है बाबू? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए आप लोग? तो इसका आंसर हो जाएंगे निष्क्रिय, है ना। HENE और AR गैस है, मैंने हीलियम, है ना। तो इसमें कौन सा गैस है? तो निष्क्रिय गैस है। अगर जो भाई सी मार रहे हैं कि सर सी होगा, तो उसके लिए सही है। तो चलिए, तो टोटल 115 प्रश्न थे। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा मैराथन क्लास को पढ़ लिए हैं तो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न शायद से एक भी नहीं छूटेंगे। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे इसी प्रकार। अब आप लोग का प्यार रहेगा तो अगली वीडियो में फिर इसी प्रकार आप लोग को नए वीडियो फिर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। चलिए।